हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 के कई सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? इसको स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट भी कहते हैं। तो क्या होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? तो इसके बारे में आप मोटा मोटा सा पहले एक आइडिया ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या है इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ब्लॉकिंग है, इसमें समझ रहे हैं, ब्लॉकिंग एजेंट है। तो आप ये समझेंगे कि कोई चीज़ को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ये ब्लॉकिंग एजेंट है तो क्या करेगा, किसी चीज़ को ये ब्लॉक करेगा। तो किस चीज़ को ब्लॉक करता है? तो हमारे जो नर्व्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, उस पर मैंने हाथ लगाया तो एक सेंस वहाँ से जाता है ब्रेन को, फिर ब्रेन से वहाँ से एक ऑर्डर मिलता है, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या है आता है कि इस हाथ को हटा लो। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन है। इसी तरीके से जो न्यूरॉन आपके मसल्स से जाके टच हो रहा है, यानी आपके मसल्स तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, या ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस जो आपके ब्रेन तक आपके मसल्स तक पहुंच रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जो न्यूरॉन या जो नर्व्स आपके मसल्स तक जा रहे हैं, और उसमें भी कौन से मसल्स, स्केलेटल मसल्स तक जा रहे हैं, तो उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो वो इन्फॉर्मेशन या इम्पल्सेस लेके आ रहे हैं और आपके मसल्स तक लाके पहुंचा रहे हैं, तो उस इम्पल्स को या उस मैसेज को या उस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर दिया जाए कि वो आपके मसल्स तक ना पहुँच पाएँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पिछले चैप्टर्स में, आपने पिछले जो हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि न्यूरोमस्कुलर क्या होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पीछे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ठीक है, अब इतना ये समझ में आ गया आपको कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होंगे। वो ब्लॉकिंग एजेंट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या है आके ब्लॉक कर देते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए न्यूरॉन आ रहा है और आपके स्केलेटल मसल्स तक पहुंचा रहा है इम्पल्सेस को। क्या कर रहा है, इम्पल्स को आपके मसल्स तक पहुंचा रहा है। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स तक पहुंचा रहा है। तो जहां पे मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन आया, ठीक है, और आपका ये मसल्स है, तो ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैं। तो इस जगह पे मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिलीज़ होकर इसमें जाता है, तो यहीं पे आके बैठ जाते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, आगे इधर जाने नहीं देते हैं। समझ में आ रही बात? ये नर्व आया यहाँ से, आपका ये मसल्स है, तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों उसको बोलेंगे जंक्शन। तो ये क्या है, इस जगह को जो बीच में खाली जगह है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस जगह से इसको आगे नहीं बढ़ते, यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और वो कहाँ पे ब्लॉक करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्यों ऐसा, मतलब ऐसी दवा दी जा रही जो ब्लॉक कर दें? तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जब ऐंठन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ऐंठन होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐंठन इसको स्पाज्म बोलते हैं, तो आदमी के दर्द होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कन्वल्जेंट में होता है कि बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रहा है तो दर्द होता है, ऐसे ही बीमारी होती है जैसे कि आपने सुना होगा टेटनस, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत ऐंठन होता है, दर्द होता है। तो मसल्स के अंदर, मसल्स जो आपकी हड्डियों के साथ मिले हुए हैं उनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, तो उनमें जब ऐंठन होता है तो बहुत दर्द होता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली दवा हम लोग देंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ तक वो इम्पल्सेस नहीं पहुँच पाएंगे। जब इम्पल्सेस नहीं पहुँचेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो दर्द भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। वो दवाएं जो नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को क्या करती हैं, रोक देती हैं। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी नर्व से वो मसल्स में नहीं जा रही हैं तो उसके ट्रांसमिशन को रोक देती हैं। कहाँ पे रोकती हैं? एट द स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये कहाँ पे रोकती हैं? स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। फिर उससे क्या होता है, एंड कॉज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन। और वहाँ पे क्या करती हैं, वो मसल्स रिलैक्सेशन कर रही हैं। जब वो इम्पल्सेस आ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उससे दर्द वगैरह हो रहा था, तो जब रिलैक्स हो जाता है तो दर्द नहीं होता है। ठीक, तो ये ऐसी जो दवाएं हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक, क्यों यूज़ होते हैं? दे आर यूज टू रेड्यूस स्पाज्म एंड पेन इन स्केलेटल मसल्स। ये जो हैं ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये स्पाज्म को और पेन को, यानी दर्द को, स्केलेटल मसल्स में होने वाले दर्द को और ऐंठन को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए ये दवाएं यूज़ होती हैं।
अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन में क्या है कि ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो दवाएं जो पेरिफेरल तरीके से, जो पेरिफेरली यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, और वो खास तौर से कहाँ पे काम करती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो वो कई तरीके की हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 लिया है जो मेन है। और ये समझ लीजिए कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और हर एक को कवर करना है। अगर हम लोग डीप में पढ़ें तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ पाएंगे पूरे साल में, अगर ढंग से पढ़ने जाएंगे तब। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मतलब शॉर्ट में और जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब 2 क्लासिफिकेशन इसके याद कर लीजिए, एक क्या है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है डीपोलराइजिंग एजेंट। अब ये पोलराइजिंग क्या है, डीपोलराइजिंग, नॉन पोलराइजिंग और रीपोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अगर इसको मैं करने जाऊँ तो 15-20 मिनट उसमें लग जाएंगे। आपको अगर ये समझना है तो आप एक्शन पोटेंशियल सर्च करके आप उसको समझ लीजिए, ठीक। तो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट हैं वो 3 तरह के हैं, एक है लॉन्ग एक्टिंग, एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक है शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब ये कि जो 60 से 120 मिनट तक उसका इफेक्ट दिखता रहेगा, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है यानी ये थोड़ा सा मीडियम है, बहुत ज़्यादा इसके लंबे समय तक नहीं है, तो वो 20 से 50 मिनट तक इसका इफेक्ट दिखता है। और जो शॉर्ट एक्टिंग है उसका क्या है 10 से 20 मिनट तक उसका इफेक्ट दिखता है। अब इनके एग्जांपल्स, ये 2-3 एग्जांपल्स आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो एक आप याद कर लीजिए, ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के क्या हैं एग्जांपल्स हैं ये। तो एक एग्जांपल क्या है इसका, ट्यूबरक्यूरेरिन है, ये गलती से लिखा गया है टीन, ये क्या है रीन बना लीजिए इसको, ट्यूबरक्यूरेरिन, ठीक है। और दूसरा क्या है एक्साक्यूरियम, ठीक है। और इसका इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जांपल क्या है एट्राक्यूरियम, और ये शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल क्या है मीवाक्यूरियम, ठीक है, मीवाक्यूरियम एक टाइप का ये हो गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है डीपोलराइजिंग एजेंट, उसका एक ही एग्जांपल है, वो क्या है सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन इसका एक एग्जांपल है। ये आपको ये वाली दवा और ये ट्यूबोक्यूरेरिन, इसको टी को आर बना लीजिए, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आप याद कर लीजिए कम से कम। अब हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका। अब 2 तरीके क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, एक पढ़ा नॉन डेपोलराइजिंग एजेंट, तो उसमें एग्जांपल क्या था ट्यूबोक्यूरेरिन, ट्यूबोक्यूरेरिन। तो इसका क्या एक्शन होता है खास तौर से, ये एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, वरना तो जो पूरा इसका जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है तकरीबन सबका इफेक्ट ऐसा ही रहता है। तो अगर इसको हम लोग क्या है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखता है, तो आपके एक स्केलेटल मसल्स पे दिखेगा, आपके सीवीएस पे दिखेगा, ऐसे जीआईटी वगैरह पे भी दिखता है, लेकिन हम लोगों ने 2 लिया है सिर्फ यहाँ पे। तो स्केलेटल मसल्स पे क्या एक्शन दिखता है, तो क्या होता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबोक्यूरेरिन रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ मोटर इम्पल्सेज। ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्यूबोक्यूरेरिन है, अगर इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटल रूट से, जैसे कि मान लीजिए आईवी हो गया और आईएम हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, और भी जो पेरेंटल तरीके से अगर हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है वीकनेस ऑफ मोटर इम्पल्सेज, यानी जो एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो लेके जाता है, इधर से मान लीजिए हमने छुआ किसी चीज़ को, तो वहाँ से ये क्या है इम्पल्स से लेके जा रहा है, मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन तक, फिर वहाँ से जो आता है वापस वो होता है मोटर, ठीक है। वो क्या होता है मोटर न्यूरॉन जो वापस वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो उस इम्पल्सेस को क्या करता है ये वीक कर देता है, ठीक है। जब वो वीक हो जाता है तो मान लीजिए उधर से इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जब वो वीक हो जाएगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐंठन जो हो रहा था, स्पाज्म हो रहा था, पेन हो रहा था मसल्स में, वो नहीं होगा। और सीवीएस पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो ऑन सीवीएस। सीवीएस का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपका हार्ट वाट वाला सिस्टम है वो क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस पर कोई सिग्निफिकेंट यानी कोई खास, कोई बहुत अहम, कोई इंपॉर्टेंट, उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डीपोलराइजिंग एजेंट, ठीक। तो इसका भी इफेक्ट हम लोग कहाँ देखेंगे स्केलेटल मसल्स पे और सीवीएस पे। तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन। अब सक्सिनाइल कोलिन क्या है, तो डीपोलराइजिंग एजेंट का एक एग्जांपल है। तो अगर हम लोग इसको पेरेंटल एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट इन मसल्स रिलैक्सेशन। ये क्या करता है मसल्स को रिलैक्स कर देता है, क्या करता है मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था मसल के अंदर, कॉन्ट्रिक्शन समझते हैं ना, जैसे कि खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव होना, उसमें ऐंठन होना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो ये क्या करता है उसको रिलैक्सेशन कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने में दर्द वगैरह होता है तो रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल हो जाता है आदमी।
और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या होता है, तो दीज एजेंट, इसका मतलब क्या इफेक्ट होता है, तो दीज एजेंट्स प्रोड्यूस हाइपोटेंशन। ये दवाएं, ये जो है सक्सिनाइल कोलिन, ये क्या करता है, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो कर देता है। एंड कार्डियक अरेदमिया, और कार्डियक अरेदमिया क्रिएट करता है। अरेदमिया आप पढ़ चुके हैं कई बार, या तो उस मतलब जो हार्ट रेट है उसको एबनॉर्मल कर देता है, तो बढ़ा देता है या घटा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरेदमिया, कार्डियक अरेदमिया। ठीक, अब इसके इंडिकेशन क्या है, यानी कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैं। तो पहला क्या है इसका, किस तरीके से यूज़ होता है, तो ये कि एडजुवेंट टू जनरल एनेस्थेसिया। एडजुवेंट का मतलब क्या होता है, एडजुवेंट का मतलब ये होता है जो मतलब उसके हेल्प के लिए, यानी ऐसी दवा जो उसके असर को बढ़ा दे, उसको इफेक्ट को बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग बोल सकते हैं या हेल्पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उसके असर को, जनरल एनेस्थेसिया आप जानते हैं, आदमी को मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई सर्जरी वगैरह करना है तो उसके बॉडी को सुन करते हैं, अनकॉन्शियस करते हैं, तो उस करने के लिए तो जब एनेस्थेसिया देते हैं तो उसी के साथ में क्या करते हैं, ये भी हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी दे दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। समझ में आ रही बात, एडजुवेंट का मतलब जो उसको हेल्प करे, यानी उसके इफेक्ट को और अच्छा कर दे और बढ़ा दे। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर यूज विद जनरल एनेस्थेसिया। तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैं वो जनरल एनेस्थेसिया के साथ में यूज़ होते हैं टू अचीव एडिक्वेट मसल्स रिलैक्सेशन। क्या क्यों यूज़ होते हैं, तो क्या है, क्या मकसद क्या है इसको मतलब ये यूज़ करने का, तो उसका क्या मकसद है, टू अचीव एडिक्वेट मसल्स रिलैक्सेशन। तो ये कह रहे हैं कि जितना आदमी चाहता है, यानी मुनासिब, एडिक्वेट का मतलब होता है जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी नीड है या जो मुनासिब है वो आपको मसल्स रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ पे यूज़ होता है, इन कन्वल्जेंट। कन्वल्जेंट आप सुने होंगे, कन्वल्जन एक बीमारी, समझ लीजिए एक डिसऑर्डर है, ये भी एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एंटी कन्वल्जेंट यानी कन्वल्जन को ठीक करने वाली या एपिलेप्सी को ठीक करने वाली, जिसको हम लोग मिर्गी भी बोलते हैं, यानी जिसमें झटके लगते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये क्या होती है दवा, ये यूज़ हो सकती है, कौन सी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक, और कहाँ पे यूज़ होता है ये, इन सीवियर टेटनस। ऐसे कह रहे हैं कि किसी को यहाँ पे ई लगा लीजिए, इन सीवियर टेटनस यानी बहुत तगड़ा टेटनस, गंभीर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, तो किसी को टेटनस हुआ और बहुत गंभीर है वो, तो उसमें क्या होता है, टेटनस जो होगा उसमें क्या होता है, टेटनस कॉज ए पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो टेटनस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, और उसमें दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा। आदमी का जैसे जबड़ा है एकदम लॉक हो जाता है, गर्दन उसकी क्या ऐंठी जाती है एकदम, तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, जब सीवियर कंडीशन हो, नॉर्मल है थोड़ा कम है तो दूसरी दवाएं जो नॉर्मल वाली दे के हम काम चला सकते हैं, लेकिन जब सीवियर हो, बहुत गंभीर हो, तब ये ड्रग्स क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। दिस ड्रग्स आर यूज्ड ओनली इन सीवियर केसेस ऑफ टेटनस, यानी टेटनस बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत गंभीर है, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, आपने इंडिकेशन समझ लिया, उसका यूज़ क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि इसको कब यूज़ नहीं करेंगे हम, कब इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो कब नहीं करते हैं, तो हार्ट पेशेंट है कोई, ठीक है, किसी को हार्ट की बीमारी है, चाहे किसी भी टाइप की हो, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसमें ये कि दीज यानी दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट पेशेंट, यानी जो हार्ट के मरीज़ हैं, हार्ट के जो पेशेंट हैं, उसमें हम लोग ये दवा नहीं देंगे। और कहाँ पे नहीं देंगे, अस्थमा पेशेंट। दीज ड्रग्स आर, यहाँ पे ड्रग्स लगा दिए तो अच्छा रहेगा, दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। ऐसे ही जो पेशेंट है जिनको अस्थमा है तो उनको भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे, वरना कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो उनका अस्थमा और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक चीज़ और इसमें आपको पढ़ना है, डोजेज, यानी ये दवाएं हैं तो कितनी देंगे आप, पता चल रहा है देना है आपको 0.5 mg, आप दे रहे हैं 5 mg डायरेक्ट, तो लुढ़क जाएगा आदमी। तो कितना देंगे, एग्जाम्पल पढ़ा था आपने जो लॉन्ग एक्टिंग वाला है, उसमें क्या था, ट्यूबोक्यूरेरिन। तो ये डी आप जानते होंगे, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को बताता है, तो डी ट्यूबोक्यूरेरिन जो है वो कितना देंगे आप, 0.5 mg टू 0.6 mg पर kg। यानी अगर अब जैसे मान लीजिए बच्चा है 5 kg का है, तो उसके हिसाब से आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पर kg के हिसाब से कितना है, 0.5 mg टू 0.6 mg पर kg। ठीक है, ऐसे ही
डेक्साक्यूरियम भी क्या है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट है, ठीक। तो ये कितना देते हैं हम लोग 0.03 टू 0.05 mg पर kg, ठीक है, इसमें भी पर kg। क्यूरियम ये कितना देंगे 0.15 टू 0.2 mg पर kg के हिसाब से देंगे। ऐसे ही सक्सिनाइल कोलिन जो कि डीपोलराइजिंग एजेंट है, तो वो कितना देंगे 1.2 1.5 यानी 1 से 1.5 mg पर kg आप देंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारा नोट्स आपको इजी और शॉर्ट लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप ये इसका PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप पूरे चैप्टर की लिंक, पूरे चैप्टर को एक साथ में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या है ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सारी वीडियोस को क्या है अपलोड कर देता हूँ, पूरा चैप्टर वाइज मतलब PDF वहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो आप उसको कर लीजिए। और वहाँ पे पड़ा रहता है, जो भी चाहता है जब चाहता है वहाँ से वो क्या करता है यूज़ कर लेता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को क्या है ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।